चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so good evening everyone. Welcome to the part 3 of sample paper discussion that we are doing from past 2 days. So today is the third day for this, and I think we need 1 or 2 more days to cover this standard math paper discussion. Okay, so without wasting time, let us move towards the paper and towards the question. Come. Okay, now coming to question number 19, what it says. One equation of a pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y is equal to 2. Means यहाँ पे हमें एक linear equation दी गई है. What is the question? That is question number 19. That is minus 5x plus 7y is equal to 2. ठीक है, और ये कह रहा है कि वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस में से एक इक्वेशन ये है तो दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी. लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन का वो ये है, यस, दैट इज अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस. अब थोड़ा सा हम जाएंगे अपने थ्योरी में, तो हमने ये पढ़ा था कि जब ग्राफ्स बनता है लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो हमें या तो दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्टिंग लाइन देती हैं, मींस इट इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन. इट इज हैविंग अ सॉल्यूशन एंड बट द सॉल्यूशन इज ओनली वन. देयर इज ओनली वन कॉमन एक्स एंड वाई वैल्यू दैट कैन बी सेटिस्फाइड इन बोथ द इक्वेशंस. ठीक है, और वो कॉमन वैल्यू कौन सी होती है एक्स और वाई की, जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है, ये हमने देखा था. दूसरा हमने देखा था कि अगर दोनों ग्राफ्स कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर, सो दे विल हैव मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, दे विल हैव मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, और एक और देखा था कि जब दोनों ग्राफ्स पैरेलल होंगे तो इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मींस कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ठीक है, मींस इट इज हैविंग नो सॉल्यूशन. ओके, तो ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलते थे, तो इन दोनों को हम क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट. क्या बोलते थे, सॉरी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये तो बोलते थे कि कंसिस्टेंट है. क्यों कंसिस्ट करना, मींस कोई भी चीज रिटेन करना. ठीक है, तो इनके पास सोल्यूशन होता है, मतलब इन दो इक्वेशन से जो ग्राफ हमें मिल रहा है, ठीक है, वो ग्राफ हमें सॉल्यूशन दे रहा है, और इन दो इक्वेशन से जो ग्राफ मिल रहे हैं वो ग्राफ्स हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए हम कहते थे इनको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, यही होता था. ठीक है, और इसको क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, बट हियर वी हैव अनदर टर्म दैट इज डिपेंडेंट. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, अब देखो, सिंपल सी चीज है कि जहां पे ग्राफ्स कोइंसिडेंट हैं, ठीक है, वहां पे जो हमें मिलेगा, मतलब वो जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस जहां पे सॉल्यूशंस क्या है, मेनी. ठीक है, और जहां पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. Don't get confused with consistent. Consistent में दोनों आ जाएंगे. गुड इवनिंग शिजाद. ठीक है, कंसिस्टेंट में दोनों आ जाएंगे, लेकिन जब आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो द ग्राफ्स विच और द इक्वेशंस विच विल गिव यू that will give you many solutions, that pair of equation is going to be dependent pair of equations. और जहां पे आपको सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा तो that pair of equations are going to be independent pair of equation. ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि ये जो हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसी का दूसरा इक्वेशन है जिसमें हमें कैसा है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है. इसका मतलब इट इज गिविंग यू व्हाट, मेनी सॉल्यूशन. और मेनी सॉल्यूशन में क्या सेटिस्फाई करता है, मींस आपका इक्वेशन दैट इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by.
किसमें? मैनी में, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू नो सॉल्यूशन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, पहले ही अनइक्वल हो जाता है, थर्ड वाले पे जाने की जरूरत नहीं है। मैनी सॉल्यूशन A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, एंड नो सॉल्यूशन A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। That's it। तो अब यहां पे डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हमें चाहिए। तो अब देखो कौन सी होगी यहां पे इक्वेशन। अब यहां पे -5 है, क्योंकि यहां पे कहने का मतलब क्या है? रेशियो तीनों कांस्टेंट्स का क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पे -5 है, यहां पे क्या है? 10 है, तो -5/10 विल गिव यू -1/2। 7/14 विल गिव यू 1/2। यहां पे पहले ही अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब यहां पे ये ए पार्ट सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, -5 अपॉन -10 क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2। नेक्स्ट 7/14 विल गिव यू -1/2। तो A1 by A2 यहां पे B1 by B2 के इक्वल यहां भी नहीं है, ठीक है, तो B ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब आते हैं C पे, तो -5 अपॉन -10 विल गिव यू 1/2। 7/14 विल गिव यू 1/2, बट 2 यहां पे है, देखो इक्वल साइन के राइट साइड में है, 4 यहां पे इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में है, तो जाहिर सी बात है यू विल हैव द सेम सिचुएशन। तो +4 जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -4। अब देखो यहां पे क्या हो गया? A1 by A2 is equal to B1 by B2, लेकिन 2 upon -4 is going to give you -1/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? is not equal to C1 by C2। अब आते हैं, लास्ट हमारा बच रहा है -5/10 क्या हो जाएगा? -1/2। 7 by -14 will give you -1/2। 2 upon -4 will give you -1/2। That means option D is correct। कोई डाउट इसमें? तो हम लोगों ने 3 चीजें इसमें समझी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 19। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। नाउ व्हाट इट सेज, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? मींस ये कह रहा है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स में से रैंडमली चूज किया जा रहा है। तो टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26। अब ये कह रहा है कि जब आप उन अल्फाबेट्स में से रैंडमली चूज कर रहे हैं, कभी एल उड़ जा रहा है, कभी एम उड़ जा रहा है, कभी आई उड़ जा रहा है, तो रैंडमली आप चूज कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो वर्ड हो, वो जो लेटर हो, वो मैथमेटिक्स वर्ड में लाई करता हो? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो अब देखो मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर्स हैं, एम है, एक हो गया, ए हो गया दूसरा, टी हो गया तीसरा, H फोर्थ, E फिफ्थ, M इज रिपीटिंग अगेन, तो हम इसको दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अगेन A is repeating, we will not count it. Then we have T repeating, we will not count it. Then we have I, that is new one, that is 6. We have C, new one, that is 7, and we have 8. तो कितने लेटर्स हैं मैथमेटिक्स के? ओके, यस आदित्य? यस आदित्य? अच्छा, गलती से हो गया। अरीशा का ज्वाइन नहीं हो रहा है, उनको मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना चाहिए। आई डोंट नो अब क्या इशू उनको आ रहा है।
अरीशा हैज गॉट 3 नंबर्स ना। मैंने कल तीनों पे उनको ऑडियो मैसेज किया, लेकिन वो किसी से रिप्लाई नहीं आया। मुझे जानना था कि इस वक्त कौन सा नंबर एक्टिव है, लेकिन अगर ज्वाइन कर रही हैं तो ऐप वाला नहीं नंबर होगा। सो लेट मी स्टूडेंट्स, वेयर आर द स्टूडेंट्स? अरीशा, ओके तो यहां पे मैथमेटिक्स में, क्योंकि देखो m 2 बार रिपीट हो रहा है या 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तीनों या दोनों बार काउंट करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें देखना है कि मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो अल्फाबेट्स है 26 उसमें भी m 3 बार है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर सेम लेटर रिपीट हो रहा है तो दैट विल बी काउंटेड 1। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो लेटर्स हैं, लेटर्स टोटल जो मैथमेटिक्स वर्ड में वो कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी 8 बाय 26, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 3 6, दैट इज 4 बाय 13। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। लेट अस क्रॉस चेक। हाँ, 4 बाय 13। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि यहां पे हमने m को, t को और a को एक बार ही काउंट क्यों किया? ठीक है, क्योंकि यहां पे जब लेटर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो लेटर्स जो टोटल आउटकम्स में लेटर्स हैं 26 जो लेटर्स हैं इंग्लिश के, तो वहां पे भी वो एक ही है। और दूसरा ये कि यहां पे मैथमेटिक्स वर्ड में अगर m पिकअप हो रहा है तो m पिकअप हो रहा है, ये तो नहीं कह रहा पहला वाला m या लास्ट वाला m। अगर यहां पे डिफरेंशिएशन कर देता पहला वाला m या दूसरा m, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ता? यहां पे उसको अलग अलग काउंट करना पड़ता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। m इज सेम, चाहे वो पहला वाला हो चाहे आखिरी वाला हो। दैट्स व्हाई वी विल काउंट एज 1। ओके, आगे बढ़े। ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में फिर से आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सब 1 मार्क के क्वेश्चन है, सिर्फ 16 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और मैंने पहले लेक्चर यानी जो इसका पहला पार्ट है उसमें शुरू में बता दिया है कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्वेश्चन सब क्यों अटेम्प्ट करने हैं, जितने बोले गए हैं उतने ही क्यों अटेम्प्ट करने हैं। इन सारी चीजों के इंपॉर्टेंस मैंने पहले पार्ट में इसके बता दी है। जिसने स्किप कर लिया है वो वहां पे जाके देख सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 15 एंड देयर HCF इज 81। ओके, अब मैंने इसको मींस जब होता है ना कि जब डाउट्स में देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है व्हेन वी गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मैंने देखा कि अक्सर बच्चों के दिमाग में बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन मिला। क्वेरीज पूछते हैं, डाउटनेट हो गया, आपका बहुत सारे एप्स आते हैं। ठीक है, तो अब उसमें यहां पे एक चीज देखो, अभी उस दिन हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो HCF होता है इनटू LCM होता है, वो जिन दो नंबर्स का HCF और LCM हम कैलकुलेट करते हैं वो यहां पे इसका प्रोडक्ट होता है। एक तो ये चीज पढ़ी। दूसरा, सिर्फ मैं HCF को काउंट कर रहा हूं। क्यों HCF को? क्योंकि यहां पे बात ही किसकी हो रही है? HCF की। अब दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल A एंड B। इन दो नंबर का HCF है कोई, फॉर एग्जाम्पल X। मान लो X इन दोनों का HCF है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब A is going to be divided by X and B is also going to be divided by X. Yes or no? Yes or no? Okay, now my question is, अगर मैं A को X से डिवाइड कर रहा हूं जो क्वोशंट आएगा, और B को X से डिवाइड कर रहा हूं जो क्वोशंट आएगा, सेम होगा डिफरेंट होगा? सोच के बताना सब लोग।
हाईएस्ट मार्क्स किसका है? आदित्य, मैंने कितनी बार कहा है बेटा, पहले जो चीज चल रही है उस पर फोकस करो। हाईएस्ट मार्क ऐप कैलकुलेट कर रहा है, वो इतनी जल्दी लीडर बोर्ड नहीं रेडी करता है। इट टेक्स टाइम 1 और 2 आवर्स। और जब 8th का खत्म हो जाएगा, लास्ट टेस्ट क्लास 8 का होता है, ठीक है, 6 बजे, उसके बाद वो 1 से 1.5 घंटा लेता है कैलकुलेशन के लिए। वो सब देखेगा कितना किसने टाइम अटेम्प्ट किया, किस क्वेश्चन पे किसने ज्यादा टाइम लगाया, किसका हाईएस्ट स्कोर रहा, वो सारा एल्गोरिथम कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलो इधर फोकस करो। यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन यानी ए को जब एक्स से डिवाइड किया जाएगा और बी को जब एक्स से डिवाइड किया जाएगा, यहां जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल बी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? लेट अस सी क्या क्या जवाब आ रहे हैं। यस यस यस, एवरीवन हैज टू आंसर। मुझे देखना है किसके दिमाग में क्या है। Yes, if A and B are different, then the question will also be what? Different. ठीक है, अब यहां पे आते हैं, ये अपने माइंड में रखना जो अभी हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अब यहां पे कह रहा है कि दो नंबर्स का सम 1215 है, यानी 1215 है। कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है? 1215। ठीक है, और ये कह रहा है इन दोनों का HCF एंड देयर HCF यानी सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर HCF इज 81। पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। HCF क्या है? A का भी क्या है? A और B का क्या है? 81 है। पॉइंट को समझना, A और B नंबर है और इन दो नंबर्स का HCF क्या है? 81 है। क्लियर? इसका मतलब ये A भी 81 से डिवाइड होगा। कोई क्वेश्चन देगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A अपॉन 81 इज इक्वल टू X। ठीक है, इससे रिलेट करना जो अभी बताया। और हम ये भी लिख सकते हैं B डिवाइडेड बाई 81 विल गिव सम अनदर क्वेश्चन इफ A एंड B आर डिफरेंट। ठीक है, मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक कनेक्ट हो गया माइंड में? जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे कनेक्ट हो गया? क्योंकि यहां पे जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 81x, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू 81y। तो ये 81x क्या है? नंबर हो गया, ठीक है, और 81y क्या हो गया? नंबर हो गया। तो इसका मतलब यहां पे हम ये कर सकते हैं कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का HCF गिवन है तो उसको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल गिव यू व्हाट? दैट नंबर। ठीक है, तो यहां पे हो गया नंबर 81x। नाउ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि सम ऑफ नंबर्स बोल रहा है और कह रहा है देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, यानी कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर। तो अब यहां पे अगर आप देखो तो 81 अगर कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 1215 डिवाइडेड बाई 81। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 1 9, 3 9 2 1 3 5, 9 1 9, 9 5 45। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, यानी जो x और y जो नंबर्स होंगे उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? व्हाट इट विल बी। यही होगा 135 15। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, जल्दी से करो।
कैलकुलेशन सही हुआ है? लेट मी चेक। सही है, 15 सही है। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या आ गया 15। अब हमसे पूछ क्या रहा, व्हाट इट इज आस्किंग, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर HCF इज दिस 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। यहां पे क्या आंसर होगा? 3 4 5 क्यों होगा? What it is asking, ये पूछ क्या रहा है? The possible number of pairs of such numbers. X plus Y is equal to 15 है। ठीक है, तो ये जो X और Y होते हैं, ये जो क्वोशिएंट होंगे, what kind of these numbers will be? ये किस टाइप के नंबर होंगे? ये किस टाइप के नंबर होंगे? जैसे मान लो 5 है और 25 है, ठीक है, या 25 है 35 है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 25 और 35 का 5 आएगा HCF। अब पॉइंट को समझना। अब मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया, 25 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया? ठीक है, यानी क्या दिया? X। बहुत ध्यान से समझना, क्या दिया? X। और 35 को मैंने 5 से डिवाइड किया, क्या आया? क्या दिया? Y। एक और एग्जांपल दो, 12 और 16, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4। तो यहां पे HCF क्या आ गया? दैट इज 4। 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया, क्या आया? 3। 16 को 4 से डिवाइड किया, क्या आया? 4। दिस इज वॉट X, दिस इज वॉट Y। अब ये बताओ, ये जो X और Y आ रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये को प्राइम नहीं है? आर दे नॉट को प्राइम? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। सो दे विल गिव यू व्हाट? को प्राइम्स। और यहां पे X और Y सम करके क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। तो ये जो X और Y का आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? सी दिस 1 प्लस 14, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। 1 प्लस 14 क्या होगा? सी दिस 1 प्लस 14 क्या देगा? 15 देगा। 1 और 14 को प्राइम है। देखो हमारा कॉम्बिनेशन क्या था? X प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो X और Y सम करके जो 15 आ रहा है, इसके पेयर ऑफ नंबर्स के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? तो हमें क्या देखना है? हमें, क्योंकि अभी हमने सीखा कि ये जो X और Y आएगा, दोज नंबर्स विल बी को प्राइम। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन तो कितना भी हो सकता है, 1 प्लस 14, 2 प्लस 13, 3 प्लस 12 हो सकता है ना। लेकिन यहां पे 2 एंड 13 लिया। क्यों लिया? क्योंकि 2 और 13 को सम करेंगे तो 15 आएगा, और 2 और 13 को प्राइम से। लेकिन अगर तुम 3 प्लस 12 करोगे, 15 आएगा। क्या 3 और 12 को प्राइम्स हैं? नहीं, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 3। ठीक है, इसी तरह 4 और 11 लोगे। आदित्य अपना फॉन्ट चेंज करो बेटा, तुम्हारा फॉन्ट अपीयर नहीं होता, मुझे पता ही नहीं चलता क्या मैसेज कर रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू आंसर इट। ठीक है, 4 और 11 को सम किया 15 देगा, और 4 और 11 क्या है? को प्राइम। और 7 और 8 क्या है? को प्राइम। आप सारे कॉम्बिनेशंस में एक बार घर पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो X और Y, सो दैट्स वाई वी हैव द आंसर। कितने तरह के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे? 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया क्या पूछ रहा था? ठीक है, तो यहां पे हमने HCF को कॉन्सेप्ट भी स्टडी किया। आदित्य नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। हाँ, अब ये वाला सही है।
अब जो तुमने नाउ भेजा है ये सही है। अब ये देखा। ओके, नाउ एनीवन इज हैविंग द डाउट इन क्वेश्चन नंबर 21? क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया? क्या पूछ रहा था? क्या कॉम्बिनेशन होता है उन दो नंबर्स का, और जब एक HCF होता है तो उसके क्वेश्चंस जो आते हैं उन क्वेश्चंस का आपस में क्या रिलेशन होता है? अब समझ में आ गया कि वो क्वेश्चंस क्या होंगे? दोज विल बी को-प्राइम। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22. Now what it says, given below is the graph representing two linear equations by lines AB and CD respectively. What is the area of triangle formed by these two lines and the line x is equal to 0? अब यहां पे कहेंगे सर आपने ट्राइंगल वाला तो नहीं था, ठीक है, तो जरा हम यहां पे गौर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा हाउ मच इजी इट इज। ठीक है, हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके ट्राइंगल वाला कोर्स में नहीं है, तो यहां पे आपको ट्राइंगल्स के वर्टिसेस से निकालने के लिए नहीं बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। पॉइंट को समझिएगा, यानी कि ट्राइंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हो और आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के कह रहा हो, ऐसा नहीं है। बट यहां पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सो लेट अस फाइंड इट by these two lines and the line x is equal to 0। तो थोड़ा सा मुझे और इसको जूम करना पड़ेगा ताकि ये आप सब लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ है, वन ग्राफ इज AB एंड वन ग्राफ इज CD। ठीक है, इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे देखो, इसका ये वाला वर्टेक्स 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वाला वर्टेक्स 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा था दो ग्राफ और लाइन x इज इक्वल टू 0 वाली जो लाइन है, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी? उसी दिन बताया था x इज इक्वल टू 5 है, मींस द ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो जब x 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जो पैरेलल लाइन है वो सीधा कहां कोइंसाइड करेगी? वो आके x पे ही कोइंसाइड करेगी। जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो वो जो पैरेलल लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां पे आके कोइंसाइड करेगी? दैट विल बी x। ठीक है, तो अब यहां पे इस लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और ये जो लाइन हो रही है, ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं। ओके, अब हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ, बेस कितना यूनिट है? देखो 1 2 एंड 3। हाइट कितना यूनिट है? 1 एंड 2। तो कितने स्क्वायर यूनिट हो गए? ठीक है, तो यहां पे हमारे ग्राफ्स और कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 स्क्वायर यूनिट। लेट अस क्रॉस चेक विद दिस। ओ 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। कहां गड़बड़ी हो गई? यस, मैं बार बार देख रहा था आंसर मैं बता भी रहा हूं पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन उसके बावजूद कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। अदनान, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया कि सर आप जो बता रहे हो पॉइंट को समझिए। मैंने क्या बोला कि x उस वक्त भी मैं कह रहा था और मैं बार बार देख भी रहा था कि कोई मुझे टोके कि सर आप ये तो बता रहे हैं लेकिन आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो तो उल्टा जा रहा है। यस, श्रेया, वफा, श्वेता, जैफ, सब लोग बताओ। ये देखो, उस दिन मैंने बताया था कि जब x इज इक्वल टू 5 होगा, मैंने जानबूझ के गलत किया, मैंने जानबूझ के, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो शायद इस चीज से वाकिफ नहीं है, मैं बीच बीच में गलत करता रहता हूं। यस, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूं कि हाउ मच द स्टूडेंट इज अटेंटिव, और जो अनजाने में गलती होती है वो फिर एक्सेप्ट कर लेता हूं, वो एक्सेप्ट कर लेता हूं। ठीक है, देखो जब कार्टेशियन प्लेन को हम देखते हैं, मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं, दिस वन इज x, दिस वन इज x डैश,
दिस वन इज y एंड दिस वन इज y डैश। इधर कौन सी वैल्यूज होती हैं? पॉजिटिव। इधर कौन सी? निगेटिव। इधर कौन सी? पॉजिटिव। इधर कौन सी? निगेटिव। दिस इज द ओरिजिन। इससे पहले ही हमने सैंपल पेपर में डिस्कस किया, जैसे अगर ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 5 है, तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, और अगर x इज इक्वल टू हैविंग सम नेगेटिव वैल्यू, तो दिस इक्वेशन विल हैव द ग्राफ दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस बट ऑन नेगेटिव साइड। ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके, वो डाउट आर में क्लियर कर लेना आदित्य। इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू 3, वी हैव सम पॉजिटिव वैल्यू, y इज इक्वल टू 3 है, देन द ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस ऑन द पॉजिटिव साइड, एंड इफ y इज इक्वल टू -3 देन द ग्राफ विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। इससे रिलेटेड इसी सैंपल पेपर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अब यहां पे ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू, so graph will be parallel to y axis, graph will be parallel to y axis, let me choose some other color, some other color, some other color। ठीक है, यानी ये जो x is equal to 0 है, इसका ग्राफ y के ही पैरेलल होगा, लेकिन x is equal to 0 का मतलब होगा ये y एक्सिस पे कोइंसिडेंट हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? सो अगर अब अपने क्वेश्चन को दोबारा हम देखें, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका निकालो जो इन दो ग्राफ से मिल रहा है, एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 0। लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस। तो अब हम ग्राफ पे वापस आते हैं, हमें जो ट्राइंगल लेना है वो कौन सा लेना है? दिस वन। लेट मी जूम इट, दिस वन, ADC, इसका हमें एरिया निकालना है, बिकॉज ये दोनों ग्राफ, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? x एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस। अब देखो कितने यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, और हाइट कितनी हो गई? 1 एंड 2, यानी 2 यूनिट्स हाइट, क्योंकि हाइट आप वर्टेक्स से लोगे। ठीक है, तो हाइट कितने यूनिट्स हो गए? 2, तो आंसर क्या हो गया? 6 स्क्वायर यूनिट्स। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर डाउट है हाँ बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था ना, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस हाइट। तो बेस जब आप ले रहे हो ए से लेकर डी तक कितना डिस्टेंस है? हाँ, x इज इक्वल टू 0, वो लाइन x इज इक्वल टू 0 है, y 0 नहीं है। पॉइंट को समझो, यानी x प्लस 0 y विल गिव यू 0। दैट मीन्स जैसे जैसे, अच्छा वेट ए सेकेंड, गिव मी सम टाइम, इसके बीच में चाय वाय पी सकते हो। अभी देखो सब समझ में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन? यस, कभी 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 यस उबैद।
अब वो कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगी, और किसी का भी उससे रिलेटेड कंफ्यूजन होगा तो दैट विल बी क्लियर आउट। सब लोग हैं ना, चाय वाय तो नहीं पीने चले गए? यस, वेरी डेडिकेटेड। अब लग रहा है क्लासेस चल रही हैं। कल वाला अनाउंसमेंट नहीं देखा होगा ना, सरप्राइज अनाउंसमेंट। मैंने क्या, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है उसको, वो जो मैंने भेजा था क्विज। मन का नहीं चल रहा था, मन का क्या टाइमर क्या चीज? मेरा एक ऑप्शन बहुत गलत लगा था, 0 लगाया तो वो 1 तक गया। इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो, अब यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू 0x प्लस 1। इट इज गिविंग यू what? x is 0, then y will be what? 1. So देखो ग्राफ क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। देखो ग्राफ, ये ग्राफ बन रहा है ब्लैक वाला, ठीक है। अब हम इसको भी 0 कर देते हैं। अब ये ग्राफ किससे कोइंसाइड कर गया, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम निगेटिव करते हैं, यही हम यहां समझ रहे हैं कि अगर कांस्टेंट क्या होगा, निगेटिव, तो दैट विल बी ऑन द निगेटिव साइड। तो देखो ये निगेटिव साइड, जितनी वैल्यूज आप बढ़ाते जाओगे, ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द निगेटिव वैल्यू, ठीक है। देखो जितना हम इसको पॉजिटिव की तरफ लाएंगे, स्टिल द ग्राफ, यहां पे x0, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे y इज इक्वल टू 3 था, ये वाला। तो मैंने आपको क्या बोला था कि y इज इक्वल टू 3 का मतलब द ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, बट इट विल बी एट 3, यानी x की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, ठीक है, यानी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू विल बी 0। तो यहां पे वही चीज हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे देखो हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखो मैं पॉजिटिव वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो स्टिल द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जैसे ही मैं इसको 0 कर रहा हूं, कांस्टेंट को 0 किया, तो देखो ग्राफ किससे कोइंसाइड कर गया, तो ये है y इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो वही मैंने कहा, इफ y इज इक्वल टू 0 दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट x एक्सिस। यस, ग्राफ लाइन, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 0 का मतलब द ग्राफ इज कोइंसाइडिंग द y एक्सिस। तो यहां पे जो बोल रहा था कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इट इज टॉकिंग अबाउट y एक्सिस। नाउ गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया? यहां पे हमने x को लिया, ठीक है, क्या चीज ग्राफ पे, अच्छा हाँ बताओ। हाँ, ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, कार्टेशियन प्लेन हटा दो। इज इट नॉट अ ट्राइंगल? कार्टेशियन प्लेन को बैकग्राउंड से हटा दो, एकदम वो इमेज ही हटा दो। इज इट फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ना। तो यहां पे आपको ये नहीं देख रहा, ये तो माइनस की तरफ है, ये तो -2 है। पॉइंट समझ में? हाउ मच यूनिट्स इट इज हैविंग, हाउ मेनी यूनिट्स? इट इज हैविंग 6 यूनिट्स, दैट्स इट। ये वो नहीं है कि यहां पे से 4 - 2, यू आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग। अगर सब्ट्रैक्ट करो, चलो एक और कंफ्यूजन आ गया, बट दैट कंफ्यूजन इज लाइबल, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब यहां पे ये कंफ्यूजन आ रहा है कि यहां पे हमने 1 2 3 4 काउंट किया, ये तो पॉजिटिव साइड है, और यहां पे हमने काउंट किया, ये तो निगेटिव साइड है। तो 4 यूनिट्स यहां हो गए और 2 यूनिट्स यहां हो गए, तो हम ऐड क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग? अब देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिजिक्स पे जाओ, ठीक है, या हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस में क्या होता है? आप सम करते चले जाते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करते हो,
डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आता है, व्हाट इट इज टेलिंग यू, ओरिजिनल पोजीशन से आप पीछे जा चुके हो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल पोजीशन से अभी भी आगे खड़े हो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब आप कोइंसाइड कर गए हो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसका मतलब निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? निगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि गाड़ी अंदर चली गई अपने आप में? नहीं, निगेटिव वेलोसिटी मींस अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट। निगेटिव फोर्स मींस अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे ये जो कार्टेशियन प्लेन का है मींस इट इज गोइंग टुवर्ड्स निगेटिव, बट व्हेन यू आर काउंटिंग इट, इट इज गिविंग यू अ डिस्टेंस, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में? ठीक है, tan अल्फा प्लस कॉड अल्फा, बहुत ध्यान से इसको समझना, मैं दोनों एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आए। इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 to the power 20 अल्फा, 10 to the power 20 अल्फा। अरे बड़ा खतरनाक, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब सारे हमने दिमाग सब कुछ लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले देखो कि वैल्यू इसकी निकालनी है। वैल्यू निकालने का मतलब इसकी भी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके रेस्पेक्ट में ही जाना है, फर्स्ट थिंग। तो वैल्यूज निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है किसके ऊपर आपको फोकस करना है? एंगल के ऊपर। ठीक है, यानी एंगल के ऊपर फोकस करना है। और इवन वहां पे जब आपको एंगल निकालना है, किसी का एंगल निकालना है, तो आपको किस पे फोकस करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बराबर करने में। जैसे मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो इस 1/2 को आप रिप्लेस करोगे ना साइन में। किस साइन में रिप्लेस करेंगे? कितने एंगल पे? साइन 30। तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे हमारे पास वैल्यू है, तो वी विल डिस्कस बोथ द अप्रोचेस, लेकिन हमें करना क्या है एग्जाम में? सेकंड वाला नहीं करना है, बट हम समझते हैं उसको। अब पहला अप्रोच जो हम करेंगे, अब यहां पे tan अल्फा और cot अल्फा की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसका मतलब कि tan अल्फा पॉसिबिलिटी देखो, समझो, है बहुत सिंपल, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। tan अल्फा प्लस cot अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, सम 2 आ रही है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हम देखें किसमें देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े हैं ना, कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यू तो नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये 0+2 हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन आ सकता है, 2+0 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 1+1। ठीक है, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी है जिसमें 2 वैल्यू आ रही हो tan या cot की? नहीं। क्या cot अल्फा की वैल्यू 2 आ सकती है? आ सकती है, लेकिन हमने पढ़ी नहीं है। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है यहां पे? 1+1। अब tan अल्फा क्यों हमें? क्योंकि यहां पे मुझे वैल्यू अगर एंगल की मिल जाएगी तो हम निकाल सकते हैं, कितना भी पावर लगा दो। क्लियर? तो अब tan अल्फा की वैल्यू 1 है, दैट मींस इट इज tan 45। जो tan अल्फा जो है वो क्या है? tan 45 है। और cot अल्फा भी क्या है यहां पे? cot 45। इसका मतलब यहां से हमें यह मिला कि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 45 डिग्री। ठीक है, अब इस पे आते हैं, इसको पकड़ते हैं। अब ये क्या है? tan अल्फा का पावर 20, cot अल्फा का पावर 20, यही तो है। tan अल्फा की वैल्यू अभी हमने बताई कि tan 45 है, और tan 45 की वैल्यू क्या है? 1 to the power 20 and 1 to the power 20. That means 1 plus 1, that will give you 2. So the answer will be 2. कोई डाउट इसमें? तो फिर से मैं कह रहा हूं, जहां पे वैल्यूज निकालना, आपको फोकस किस पे करना है? एंगल्स पे। ठीक है, अगर उसके रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, तो बाकी तो आपके पास क्वेश्चंस का भंडार है, आप उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये समझ में आ गया कहां से इसकी वैल्यू हमने निकाली। अगर नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं, वरना हम सेकेंड अप्रोच पे आते हैं, जो कि करना नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। 1 to the power इंफाइनाइट कर दो, तब भी आंसर क्या है?
1, ठीक है। ओके, आई एम वेटिंग। मैं अभी भी एक रिमाइंडर डाल रहा हूं कि आप लोग एप्स पे जरूर एक्टिव रहिए। कोई भी अपडेट, कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी अर्जेंट नोटिफिकेशन वो ऐप पे ही जाता है। और जब आप मुझसे कनेक्टेड हैं आप सब लोग, तो जाहिर सी बात है एक कनेक्शन है, तो कनेक्शन डिसकनेक्शन में नहीं चेंज हो। क्या चाहिए? टेलीग्राम भी ऐप है, अजीजिया भी ऐप है। टेलीग्राम पे अपडेट्स सारे जाते हैं, यहां पे अजीजा पे सिर्फ अजीजा से रिलेटेड जाएगा। टेलीग्राम में लड्डू था, बहुत सही था, बहुत सही था। तो इसमें धड़ धड़ नहीं आता है। नहीं, देखो कोई भी चीज अपलोड हो रही है वो भी आपको जाएगा चैट सेक्शन में, उससे आपका मतलब ही नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन तो जा रहा है क्योंकि उसका सैंपल नोटिफिकेशन मेरे पास आता है। आप सोचो मेरे पास मान लो 10 बैच हो, 10 बैच का नोटिफिकेशन मुझे शो करता है कि स्टूडेंट के पास गया कि नहीं गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अप्रोच, अब देखो सेकेंड अप्रोच क्या है, इसको समझते हैं। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 है, हमें tan टू द पावर 20 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 20 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? tan और कॉट में क्या रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने इसको क्या किया, स्क्वायर किया, जस्ट टू फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर हुआ, ये क्या आएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 4। tan अल्फा कॉट अल्फा 1 देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अब ये 2 इधर जाएगा तो हमें क्या देने वाला है, देखो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूं, what it is going to give you, tan to the power 4 alpha cot to the power 4 alpha plus 2 tan square alpha cot square alpha is equal to 4. Again tan square alpha cot square alpha will give you 1, क्योंकि जब tan alpha 1 है cot alpha, तो ये जाहिर सी बात है, देखो tan alpha is equal to 1 upon cot alpha होगा, यही होगा। तो tan स्क्वायर अल्फा भी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा होगा, इसका मतलब ये 1 ही देने वाला है। ये प्लस 2 इधर ट्रांसफर करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, तो इसका मतलब कि आप जो भी इसकी पावर लगा दो इस रिलेशन से, ये कहलाता है रिलेशन मेथड। ठीक है, हालांकि ये करना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, उस अप्रोच की तरफ ले जा रहा हूं कि देखो जो भी आप पावर लगा लो, tan और cot है, सो द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, दैट इज 1। ठीक है, दैट इज 2, क्योंकि tan अल्फा और cot अल्फा अगर 2 दे रहे हैं इस रिलेशन से, तो इसका मतलब अल्फा क्या रहेगा, 45 ही रहेगा, और tan 45 हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहां से भी हमारा ये वेरिफिकेशन होता है कि द आंसर इज करेक्ट एंड द अल्फा वैल्यू इज 45। आप यहां पे इसको 10 टू द पावर 20 कर दो, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 2। 10 टू द पावर 1000 कर दो, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 2। व्हाट द पॉइंट? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट में 25 में क्या बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी 24 क्या बोल रहा है, इफ 217x प्लस, अब जैसे ही दो इक्वेशन दिखती है फॉरन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन माइंड में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है और इस चीज को फिर कह रहा हूं, और अच्छा वो ये क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने कहा ना हमेशा सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक लेवल से सोचना शुरू करना, ये नहीं है कि हमेशा एडवांस पे ही सोच रहे हैं, आगे सोच रहे हैं, नहीं। ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, भटक जाओगे। अब देखो अगर इस पे फोकस करो जरा, इन इक्वेशन को मैं बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखता हूं यहां पे, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू
913 बड़ी खतरनाक वैल्यू है। अरे यार मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एकदम हालत ही खराब हो जाएगी। 131x प्लस 217y इज इक्वल टू दैट इज 827। तो कह रहा है x और y की वैल्यू क्या होगी। अब फॉरन माइंड में आएगा कि अब जाहिर सी बात है यहां पे ना ये वेरिएबल, इसका जो कांस्टेंट इसका कांस्टेंट डिफरेंट है, तो किसी एक से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद कोई भी एक मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को करके x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें। वो सब सोचने से पहले एक बार देख लेना कांस्टेंट्स अगर क्या है, जैसे एक 2 है एक 3 है, एक 3 एक 2 है, ठीक है, तो यहां पे दोनों प्लस साइन है, ठीक है। अगर दोनों को सम करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 8 4 3 348। इसको सम करो कितना आ रहा है 348 y, और इनको सम करो कितना आ रहा है 4, यही आ रहा है, ठीक है। ये पहले कर लेना। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर तुम्हें दिख रही है और सिंपल फिगर में तो तुम माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 1740 इट इज डिविजिबल बाय 348। डिवाइड करके देखो आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी डिवाइड करो। 1740 डिवाइडेड बाय 348, टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, एन ऑफलाइन स्टूडेंट विथ योर माउथ। वाह बड़ी तेज, वेरी गुड, यानी प्रैक्टिस चल रही है, बहुत अच्छी बात है। कितना आएगा 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। अब बताओ अगर तुम एकदम, इसलिए कभी कभी एकदम सीधा साधा भी नहीं बनना है, ठीक है, यहां पे अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी, अगर एकदम अरे वही करते मल्टीप्लाई शुरू हो जाते 200। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? अच्छा मज़ाहिर अंकल, मज़ाहिर अंकल मैं अभी आपको कॉल करता हूं, मैं लाइव क्लास में अभी हूं। ओके ओके, मैं अभी आपको कॉल करता हूं फ्री होके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट हमारी आगे 5। अब शुरू कर देते अगर 217 इंटू 131 इंटू एंड दिस, तो क्या होता, इसी क्वेश्चन में पूरी रात गुजर जाती है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, ये सैंपल पेपर इसीलिए दिया जाता है। हाँ क्या हुआ, क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग होगा ना। अगर x की सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है तो दो वेरिएबल की जरूरत ही नहीं होगी, वो क्वेश्चन ही डिजाइन अलग तरीके से होगा, समझ रहे हो। देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है इससे हमें स्ट्रैटेजीज को एक्सट्रैक्ट आउट करना है कि इन क्वेश्चन के थ्रू सीबीएसई हमें क्या सिग्नल देना चाह, किस कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट कराना चाह रहा है। अगर सिर्फ x की वैल्यू पूछता तो ऑब्वियसली क्वेश्चन दूसरी तरह से डिजाइन होगा, ठीक है, वो इस तरीके से नहीं डिजाइन होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इट सेज, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q where p is greater than q is 221। यानी ये दो जो है p और q ये प्राइम नंबर्स है और इनका एलसीएम जो है p और q का ये क्या है 221। सो व्हाट इज सेइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3p माइनस q की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। प्राइम नंबर्स देने के पीछे कोई ना कोई मकसद है। हाँ भाई, एकदम गौर से देखो, बहुत सिंपल सी चीज छुपी हुई है। और अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कोई हिंट करो, लिख के बताओ, किस टॉपिक, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। भाई हर क्वेश्चन किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे आया है ना।
रियल नंबर में कहां, क्या क्या पढ़ा? रेशनल नंबर तो हो गई, मैंने क्या कहा, यहां क्या दिया हुआ है? कोई प्राइम नंबर दिमाग में सोचो, 5 और 7 सोच लिया? 5 और 7 सोच लिया? कोई भी दो प्राइम नंबर सोचो अपने माइंड में। अब देखो ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B, इस पे बेस्ड है। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो क्वेश्चन सिर्फ LCM दिया हुआ है, यस, लेकिन छुपा हुआ दिया हुआ है यहां पे HCF, क्योंकि प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा कि HCF ऑफ PQ इंटू LCM ऑफ PQ will be equal to, पॉइंट समझ में आ गया? अब HCF ऑफ PQ क्या होगा? 1। LCM क्या दिया हुआ है? 221 इज इक्वल टू P इंटू Q हो जाएगा। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। पॉइंट समझ में आया? यस। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे फोकस, ठीक है, कि भाई एचसीएफ तो दिया नहीं हुआ है, वहां पे अपना माइंड लगाना है कि भाई प्राइम नंबर्स हैं तो एचसीएफ तो 1 ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? रिलेशन P इंटू Q इज गिविंग यू व्हाट? 221। ठीक है, अब इससे क्या 3P माइनस Q, कैसे हम आगे बढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए? हमें क्योंकि 3P माइनस Q की वैल्यू निकालनी है। सिंपलेस्ट वे क्या होगा? सी हियर 3P माइनस Q का मतलब क्या हो गया? एक वैल्यू चाहिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3P इज इक्वल टू Q? देखो यस सर बोल रहा है, नहीं लिख सकते। तो ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि 3P यहां पे 0 नहीं दिया हुआ है, यहां तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पे 3P इज इक्वल टू Q नहीं कर देंगे और यहां पे वैल्यू पुट कर दिया और डायरेक्ट आंसर आ गया। P और Q की वैल्यू चाहिए। चलो थोड़ा सा ट्राई करो, अपनी तरफ से, अपनी अपनी बुक्स में ट्राई करो कि यहां पे मुझे P और Q क्या रिलेशन मिल गया, और वो आ गया 221। Yes, using prime factors of 221. Okay. Yes. अब देखो ये जो 221 है ये क्या है? LCM है। 221 LCM है ना, बोल रहा है। और P और Q का मल्टीप्लीकेशन भी LCM है, क्योंकि P और Q भी क्या कह रहा है? किसके बराबर है? 221 के। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे प्राइम नंबर्स हैं P और Q। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, 5 इंटू 7 क्या देगा? 35। तो 5 और 7 का LCM भी क्या आएगा? 35। और HCF क्या आएगा? 1। सिंपल सी फिगर्स लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो जब LCM 35 क्यों आएगा? क्योंकि ये और ये क्या है? प्राइम नंबर्स, इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है? 1। तो वो उसका प्रोडक्ट ही उसका LCM हो जाएगा। वही समझ में आए? तो इसका मतलब ये P और Q दो फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स क्या है? प्राइम नंबर्स। तो 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? यस, 13 इंटू 17। ये कह रहा है P इज ग्रेटर देन Q। इसका मतलब P जो है वो क्या है? 17 है, और Q क्या है? 13 है। तो 3P माइनस Q क्या आ जाएगा? अब तो निकाल सकते हैं। 3 इंटू 17 माइनस 13, दैट इज 51 माइनस 13, दैट विल गिव यू 38। अभी भी किसी को डाउट? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, या कह सकते हो रिपीट सर।
तो यहां से इस क्वेश्चन से हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम उन्हीं का प्रोडक्ट होगा और एचसीएफ क्या होगा 1। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया। अब जो रेस्ट है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। अभी इसके बाद डीसीडीएच होगा, वो डीसीडीएच बैच में मैं लाइव होऊंगा अभी, ठीक है। और जिसको डाउट है वो कर सकता है, जिन्होंने व्हाट्सएप किया वो प्रेफर किए जाएंगे। दूसरा, अभी अब कल संडे है, कल ऑफ रहेगा। मंडे में वी विल हैव एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, मैथमेटिक्स को कवर करेंगे जो पोर्शन बच गया है, और फिर उसके बाद सैंपल पेपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे ही सैंपल पेपर डिस्कशन हमारा खत्म हो जाएगा स्टैंडर्ड एंड बेसिक मिला के, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे टर्म 2। क्या स्टार्ट कर देंगे? यस। और दूसरी चीज, ऐप में आप अपने फ्रेंड्स को भी मैसेज कर सकते हो, जो प्रैक्टिस के लिए है वो अपने फ्रेंड्स को लिंक भेज सकते हैं, वो अपना ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको उसी फ्री टेस्ट मटेरियल में प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आप खुद देखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हर चैप्टर का मिलेगा, डे बाय डे वो उसमें ऐड होता चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा जिस दिन ऐड हो उसी दिन आप उसको पढ़ो या उसी दिन आप उसको अपीयर हो, मैं ये नहीं कह रहा, वो वहां पे रहेगा। आप कभी भी एनी टाइम बाय योर कन्वीनियंस, विथ योर कन्वीनियंस आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को चैलेंज भी कर सकते हैं, भाई मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे तो 80 आए। ठीक है, मैंने तो 20 मिनट में कर लिया ये पेपर, तुम करो कितनी देर में कर पाते हो। ठीक है, तो you can share the link and you can challenge them for that. अच्छा रहेगा, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग एंड ऑल, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, तो आज देखते हैं कि रात में ही वो आएगा रिजल्ट कि इंस्टीट्यूट टॉपर कौन होता है आप सारे लोगों में, कौन हाईएस्ट स्कोर करता है, कौन स्टूडेंट ऑफ द डे होता है। और कल लास्ट डे है, इसका मतलब स्टार स्टूडेंट ऑफ द मंथ का भी अनाउंसमेंट होगा कि कौन होगा। तो आप जानते हैं वो किस बेसिस पे होता है, रेगुलरिटी, असाइनमेंट्स में रेगुलरिटी, क्लास में रेगुलरिटी, डाउट आवर्स में रेगुलरिटी, टेस्ट की परफॉर्मेंस, वो सब कुछ कैलकुलेट होके उस मंथ का यानी अक्टूबर मंथ का स्टार स्टूडेंट डिक्लेयर किया जाता है। इसीलिए आप डिजिटल सर्टिफिकेट भी दे देते हैं ताकि वो आप हमेशा के लिए रख सकते हो। जैसे हम लोग को डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो आप प्रिंट करा के अपने रूम में कहीं भी उसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप शेयर भी कर सकते हैं, और ये इसलिए है बिकॉज दैट कुड बूस्ट योरसेल्फ। ओके, तो अब मिलते हैं डीसीडीएच बैच में डाउट आवर्स के लिए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? Okay then, stay home, stay safe, goodbye.